नमस्कार। सहारा का अंततः कोई भी देश के, चाहे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस चल रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, फिर हाई कोर्ट में चल रहा हो, उसका द एंड जा करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है। क्योंकि देश के अंदर जहां जहां भी लोअर कोर्ट में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस चले हैं, वहां का फाइनल जजमेंट आने के बाद अंततः वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही हैं। 3 मार्च 2026 को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया था, जिसमें कि अभी हाल ही में कई वीडियो में हमने जिक्र किया था कि उसमें से डायरेक्टर्स की टीम के साथ रहे AS राव जी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 14,106 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। तो वो डायरेक्टर्स टीम के हिस्सा थे, वो सेबी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो मैनेजर्स थे, सेक्रेटरीज थे, CB थापा, I अहमद, OP दीक्षित, असद अहमद, तो ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। उसी केस में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेबी के अगेंस्ट में 6 जुलाई को एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर चुकी है। और जो कोर्ट डिटेल दिए गए हैं उसमें जो SNC कोड है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया गया है। उसमें सभी जजमेंट को टैग किया गया है और फाइनल जजमेंट 9 मार्च 2026 का है। तो क्या वर्षों से जो भी केस देश के विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, या अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सहारा का केस चल रहा है, इसके पहले जो चल रहा था केस स्टेट ऑफ UP LDA के अगेंस्ट में, यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से जब वो डिसमिस हुआ, उसमें खूब ड्रामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोर्ट से डिसमिस हुआ, फिर इलाहाबाद लखनऊ बेंच में आए, वहाँ से फिर जब केस अप्रैल 2026 में डिसमिस हुआ तो ये फिर पहुंच गए स्टेट ऑफ UP के अगेंस्ट में, जिस पर कि जुलाई के अंदर सुनवाई भी होनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट के अंदर सहारा को पार्टी बनाया गया है, कुछ दिन कोर्ट की सुनवाई हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं, कुछ अगर उनके अगेंस्ट में जजमेंट आ जाता है तो देश के विभिन्न अदालतों में जो भी सहारा से केस चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि सारे पार्टीज को, जो भी पिटिशनर हैं सहारा के अगेंस्ट में, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता अपना लें। क्योंकि फिजूल का वर्षों केस चलेगा, टाइम भी खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, तो वो स्वयं से सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाएं और वहां पे आर्गुमेंट के साथ जाएं कि देश की सारी अदालतों में लगभग ये हर ग्रेड के कोर्ट में ये अपनी बातें रखते हैं और फिर वहाँ वर्षों तक सुनवाई होती है। अंततः ये फिर सारे जजमेंट को स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही इनके सारे मामले को सुना जाए, ताकि वहाँ से अगर कोई जजमेंट आता है तो फिर उसके अगेंस्ट में ये कहीं और कोर्ट में न जाने पाएँ। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट पहुँच जाएंगे, या हो सकता है सक्षम है, हज़ारों करोड़ रुपए निवेशकों का ले रखा है, तो पहुँच सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट एक नया आयाम स्थापित करने के लिए। और इसके पहले भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट की तरफ से एक पिटीशन सेबी के ही अगेंस्ट में फाइल किया गया है अप्रैल माह के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, केस नंबर 9813 है। तो उसको टैग करते हुए अप्रैल माह में उन्होंने सहारा रियल एस्टेट के नाम से जो कंपनी है, उस नाम से सेबी के अगेंस्ट में केस फाइल किया था। और ये सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया के नाम से पिटिशनर नेम में है, और सेबी के अगेंस्ट में ये भी सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गए हैं। 6 जुलाई को ये पिटिशन फाइल कर दिया गया है। हालांकि ये 19 डेज डिफेक्टिव मैटर दिखाया जा रहा है, यानी 90 दिन के अंदर इसको चुस्त दुरुस्त करने के बाद केस को लिस्टिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए हैं, ताकि ये नीचे की अदालतों के जजमेंट को ये कह करके टाल सके कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है, और टाइम पास करते रहें, क्योंकि 14,106 करोड़ रुपए देना ना पड़े और उसको किसी और तरीके से जो सेबी सहारा केस नंबर 412 चल रहा है उसके साथ टैग कराते हुए, और जो 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था उसी में इस फंड को कहीं न कहीं से मैच कराते हुए इस मामले को सेबी सहारा केस और सेबी सहारा फंड के साथ अटैच कराने का पूरा प्रयास ये करेंगे। और अंततः ये इसी तरह का आर्गुमेंट कोर्ट के समक्ष रखेंगे भी आगे चल के, क्योंकि सारा मामला सेबी सहारा के साथ टैग होता जा रहा है। क्योंकि कोर्ट भी अलग अलग समय पर अलग अलग बेंच बना करके सिर्फ सहारा का ही मामला तो सुनता नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे देश से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया अभी भी पड़ा है। जितनी प्रॉपर्टियां बिक्री हुई हैं तो इन्हीं के पास पैसा, सारा खर्च एडवोकेट के ऊपर हो रहा है, कर्मचारियों को वेतन देना नहीं है, रुके हुए सैलरी उनको देना नहीं है, गरीब निवेशक
गर्मी की तेज़ धूप में, बारिश में, कड़ाके की ठंडियों में बिलबिलाएं, परेशान हों, सड़क पर अपने पैसे के लिए दौड़ते रहें और ये ऑफिसों में बैठ करके टॉप लेवल के एडवोकेट को उनकी मोटी मोटी फ़ी दे के केस लड़ते रहें। ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि निवेशकों के साथ इन्होंने गलत किया ही है, अपने कर्मचारियों के साथ गलत किया ही है। देश के सारे ब्रांच बंद करके बैठे हैं, इसके वजह वह स्वयं है। बहुत सारे निवेशक सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि ब्रांच से भुगतान हो, तो मना ही कौन किया है इनको? फंड की कमी भी नहीं है इनके पास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीधा आप सोचिए, जो भी निवेशक हैं, कर्मचारी हैं, सहारा के लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा तो मैं भी नहीं सोचता। सहारा उठ करके खड़ी हो, अपने निवेशकों कर्मचारियों को फिर से भुगतान करके अपना पांव जमा ले, बिजनेस करे, तेजी से डेवलप करे, आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता है। लेकिन सहारा सिर्फ कोर्ट खेलने के अलावा कर क्या रही है? कभी निवेशकों के साथ कोई बैठक डायरेक्टर्स के साथ हुआ, सीनियर एजेंट प्रमोटर्स के साथ इनका कोई बैठक हुआ? 1 वर्ष हो गए मास कम्युनिकेशन के कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी नोएडा में बैठे हुए हैं, उनसे कोई भी सहारा का मैनेजमेंट टीम का एक विस्तृत चर्चा करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए नोएडा सेक्टर में पहुंचा? नहीं। ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ केस लड़ने में, केस लड़ते हुए टाइम को पास करने में लगा रहे हैं। जबकि उन पैसों से अगर ये चाहते तो कम से कम CRCS पोर्टल के जरिए या एक अलग सहारा का पोर्टल ही बना करके कम से कम जो निवेशक सहारा में पैसा निवेश किए हैं और वो डेथ कर चुके हैं, तो कम से कम उनको ये डेथ सर्टिफिकेट के साथ उनके परिवार के लोगों को चिन्हित करके, वेरीफाई करके, कम से कम उनका पैसा तो उनके परिवार को दे दिए होते, ये कि जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो कम से कम उनके घर में सहारा पैसा देना शुरू कर दे। कम से कम ये एक सिंपैथी हो सकती थी, लेकिन नहीं। स्वयं के कैंसर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलग खुद के पैसे से अपना इलाज करने की बात सिटी सेशन कोर्ट में OP श्रीवास्तव करते हैं, उनके एडवोकेट करते हैं। लेकिन अगर किसी निवेशक, किसी कर्मचारी, किसी एजेंट, किसी प्रमोटर्स के यहाँ अगर इतना गंभीर कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति हो और उसका सैकड़ों, हजारों, करोड़ों रुपए अगर सहारा में डिपॉजिट हो, तो वो क्या इतना चैलेंज कर सकता है कि मैं सहारा में पैसा जमा किया हूँ, मैं उस पैसे से अपना इलाज स्वयं कराऊंगा? एक टैबलेट खरीदने का पैसा सहारा नहीं देगी, 1 रुपए का। और उन्हीं निवेशकों के पैसे से जो एम्पायर खड़ा किया गया, उस एम्पायर्स के कर्ता धर्ता डायरेक्टर्स निवेशकों के पैसे से अपना इलाज गवर्नमेंट के लाखों फैसिलिटीज के बाद भी अपने पैसे से करा रहे हैं। और ये पूरा देश देख भी रहा है, ये पूरा कोर्ट, रेगुलेटर एजेंसीज भी देख रही हैं, सिटी सेशन कोलकाता के जज भी देख रहे हैं। लेकिन निवेशकों के लिए कोई अलग से संज्ञान नहीं ले सकता। पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मैटर पर डेट पड़ते हैं, सुनवाई सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर होती भी नहीं है। होती है तो सिर्फ बेल पिटीशन पर, बेल एक्सटेंड पर, इन सब चीज़ों पर समय जाया होता है। एक सवाल मन में आया हमारे, सहारा इंडिया फाइनेंशियल 2008 में उस पर रोक लगता है पैसा जमा कराने पर, लेकिन पेमेंट पर रोक नहीं लगता, क्योंकि और एंटिटी से जब इनके पास पैसा आ रहा था तो मिला करके इनको 15% ब्याज के साथ RBI के आदेश के बाद देना चाहिए था, लेकिन दिया इन्होंने नहीं। 1992 के लगभग कलकत्ता से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अभी 6 जुलाई को सेबी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, इसका जन्म होता है, इसको प्रारंभ किया जाता है। फिर रियल इस्टेट और हाउसिंग आ गया, फिर उसके बाद क्यूसाप आ गया, क्यूसाप के नाम से 2 कंपनियां आ गई। फिर सबसे बड़ा जहां पैसा आकर के फंसा, सोसाइटीज आ गई। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए सवाल सहारा के समक्ष रख रहा हूं कि आप क्रमशः ये कंपनियां, एंटिटी बनाते गए। अब 2014-15 के बाद हेल्थोरियम कॉइन, MIS और कई ऐसे छोटे छोटे प्लान आए जिसमें अपने एजेंट को अलग से भी फांसा। वो तो पैसा लेने की स्थिति में भी नहीं है, हेल्थोरियम कॉइन का पैसा इस तरह से फंसा हुआ है। और इन कंपनियों के अंदर तमाम ऐसे छोटे छोटे पॉलिसी भी आपने लाया। मेरा सवाल ये है कि क्रमशः आप, जब एक कंपनी आपकी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस गई, शिकायतें मिली, जांच शुरू हो गए, तो दूसरी कंपनियां इजाद आप करते गए। OFCD ला दिए, कन्वर्जन किया, डिवेंचर है, शेयर फॉर्म है, ऐसे क्रमशः करते गए। तो अब क्यों नहीं हो पा रहा है? तो क्या उनका दिमाग चलना बंद हो गया है? क्या 2020 के बाद कोई और एक कंपनी का इजाद नहीं हो पाया?
एक एंटिटी और नहीं बन गई? और लाइसेंस क्या आप लोग नहीं ले पाए क्या? क्योंकि कन्वर्जन भी किया, डिवेंचर में भी लोगों का पैसा फंसाया, और अंत में जाते जाते 2017 से 20-21 के बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट का भी खेल आप लोगों ने खेल लिया। नया एंटिटी कंपनी ईजाद नहीं किया तो फिर ज्वाइनिंग पॉइंट का काम कर लिया। लेकिन एक नई कंपनी बना करके जब 21-22 के आसपास में रियल इस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड जब सेबी ले लेना बंद किया, उसने क्लोज कर दिया, और जिनके पास है वो सेबी के ऑफिस जा भी नहीं पाएंगे, न जा पाए। तो आज भी वो कमेंट बॉक्स में कई लोग कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड है, पैसा कैसे मिलेगा, वो सेबी के ऑफिस पर जाने लायक है भी नहीं। तो रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा मिलना बंद हो गया था। 21-22 में आते आते सोसाइटीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या हासिल किया? तो यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कोई और एंटिटी का इजाद क्यों नहीं हुआ? कर लेना चाहिए था, तो एक कंपनी और सही होता। क्या सोशल अवेयरनेस बढ़ गया था? क्या होने लायक नहीं था? या सभी लोग का दिमाग चलना सहारा के लोगों का बंद हो गया था, सिर्फ केस लड़ने पर फोकस हो गया था, और टॉप ब्रेन माइंड के दुनिया से चले गए, और जो पार्टनर थे वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उतना ब्रेन उनका शायद चल नहीं रहा है। इसीलिए नई एंटिटी कंपनी का इजाद नहीं हो पाया, ताकि उसमें सबको भेज दिया जाता कि आइए अब इस कंपनी में। एक बार शोर हुआ था कुछ समय पहले, सहारा वर्ल्ड। ये हो सकता है कि कोई लाइसेंस ले रखा हो, ओपन न किया हो, ऐसी स्थिति बनी ही नहीं हो, लेकिन करना चाहिए था। एक बार फिर सबको उसमें ला करके डाल देना चाहिए था कि ये कंपनी है, इसमें आइए कुछ वर्ष और इन्वेस्ट करिए, और इतने हाई रिटर्न के साथ इतना गुना पैसा मैं दूंगा। अच्छा, एक बात सहारा के लोगों से और कहनी है कि ट्रकों में भर करके रियल एस्टेट हाउसिंग के मामले में सेबी के पास डॉक्यूमेंट चले गए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सारे निवेशकों को बोल दिया जाता कि आपका पैसा ब्लैक मनी के रूप में सेबी ने मान लिया है, अब आपको सेबी के ऑफिसों पर जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट, अपना वोटर आईडी, राशन कार्ड उस समय लेकर के और बॉन्ड लेकर के सारे सेबी के ऑफिसों पर पहुंचिए, वेरीफाई करिए और अपना पेमेंट पाइए। ये फिजिकली रूप से अगर वहां पर सबको आप उपस्थित करा देते, ट्रकों में डॉक्यूमेंट भेजने की बजाय, जिसको वेरिफिकेशन में रॉन्ग बना गया, बहुत सारे उसमें रॉन्ग एड्रेस, नेम मैच नहीं किए, तो सीधे निवेशकों को ही उतार दिया होता कि जाइए सेबी दफ्तर जा करके अपना आईडी, एड्रेस और अपना बॉन्ड दिखा करके पैसा मांग दे। करना चाहिए था कि नहीं सहारा के लोगों? ट्रकों में पेपर्स जिसका कोई मायने नहीं निकला, तो सबको बोल दिया गया होता, तो सभी लोग जाके अपना पैसा सेबी के दरवाजे पर लेते और आपकी साख भी बन गई होती। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं किया आपने, और अंततः स्वीकार कर ही लिया। 24,000 करोड़ रुपए में 15,000 करोड़ रुपए आपका जमा करना, सुब्रतो राय का गिरफ्तार होना, ये साबित करता है कि वो पैसा कन्वर्जन करके फंसा दिया गया था। ब्लैक मनी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कन्वर्जन सबसे बड़ा मुद्दा तो था ही। तो ऐसे हालात में सहारा की प्रॉपर्टीज भी हैं कि सितंबर माह से शुरू हुआ है एग्रीमेंट का मामला, और जुलाई आ गया है 2026 का, और मात्र 87 प्रॉपर्टियों का लिस्ट है, और पूरे देश का सिस्टम मिल करके उसका शुद्धिकरण नहीं कर पाया। निवेशकों के हित के लिए कोई प्रॉपर्टियां चिन्हित करके फ्रेश निकाल नहीं पाया है अभी तक कोई भी, कि केस को सुना जा सके और उन प्रॉपर्टियों को सेल करके कम से कम पोर्टल के ही जरिए भुगतान के अमाउंट को बढ़ाया जाए, उसमें डेथ क्लेम लाया जाए। 31 मार्च 2022-23 के बाद का मैच्योर हो रहा खाता का भुगतान सुचारू रूप से चालू किया जाए। हर हफ्ते, हर महीने, हर वर्ष दर वर्ष बहुत सारे ऐसे लोगों के पास बॉन्ड होंगे जो मैच्योर होते जाएंगे, लेकिन कौन सुनने वाला है? क्योंकि ये सिस्टम मान के बैठ जाता है कि सहारा तो चली गई, सहारा जैसी बहुत कंपनियां हैं वो भी चली गई, प्रॉपर्टियां जो छिन्न भिन्न हैं थोड़ा बहुत आएंगी, उससे धीरे धीरे पेमेंट होगा। सरकार को कुछ गया नहीं है, पिनाक-पानी मोहंती केस की सुनवाई हो नहीं रही है, क्योंकि वो पैसा अभी हाल फिलहाल में जारी करवाना ही नहीं है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए लगभग बढ़ चुके हैं। 9,000, 9,500 या 10,000 करोड़ रुपए के लगभग तो बट ही चुके हैं। तो जो 5-7 हज़ार करोड़ रुपए उसमें ब्याज सहित पड़े होंगे, या कुछ और भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, लेकिन वो पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो 15 लाख रुपए कमेटी को दी जा रही है, जो खर्च हो रहा है देख रेख और उनके एक प्रकार से सैलरी के ऊपर। अब भले उस पोर्टल से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोर्टल चल रहा है, कितना वो सक्सेस रेशियो है उसका, उसमें कितनी शिकायतें की गई, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, पता नहीं कौन सा कमेटी कहाँ बैठता है, तो लाखों उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। अब पता नहीं उस कमेटी में कोई
संवेदनशील व्यक्ति है, मानवता उसके अंदर है कि पैसा वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब कोर्ट का ऑर्डर है तो यही माना जाएगा कि सभी लोग ले रहे हैं, या हो सकता है कि अंदर आत्मा उनकी जागी हो, कुछ पैसा काम के लिए ले रहे हों, बाकी पैसा छोड़ दे रहे हों कि चलो निवेशकों का पैसा है, बचेगा तो निवेशकों के हित में काम आ जाएगा, किसी को मिल जाएगा। तो ये सब कल्पना मात्र है। अगर उनके अंदर मानवता होगी तो ऐसा करेंगे, नहीं तो कोर्ट का फैसला है, वो पैसा लेने से चूकेंगे नहीं। चलिए साथियों, सहारा लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचती जा रही है। सारे केस जो भी लोअर कोर्ट में चलते हैं उसका अंत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के होता है। अब ये देखना है कि वर्षों तक पहले से केस चलता आ रहा है, वर्षों तक चलेगा कि कोई इसमें ऐसा जजमेंट आएगा, प्रॉपर्टियां सेल होंगी, निवेशकों का पैसा मिलेगा, कर्मचारियों की सैलरी मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जब इन केसों की लिस्टिंग होगी, सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा। चलिए साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।